हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 6 और 7 के। ठीक है, तो ये दोनों जो यूनिट है, इन दोनों ही यूनिट्स के जो भी इनसे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इन दोनों ही यूनिट से इसमें जो है हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और ये यूनिट्स जो है अलग अलग बनाना थोड़ा इसका छोटा वीडियो बन जाता, तो इस वजह से हम एक ही में इसी एक वीडियो में एक ही लेक्चर में दोनों ही यूनिट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐड कर दिए हैं। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं कि यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वेरी शॉर्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज मल्टीपल एलील। ठीक है, मल्टीपल एलील क्या होता है। अब मल्टीपल एलील एक ऐसा फेनोमेना है जहाँ पे मेंडल के लॉ या प्रिंसिपल या जो रेशियो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से तो यही है कि एक जीन है, एक कैरेक्टर को वो कंट्रोल करता है और इस एक जीन में 2 एलील प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मल्टीपल एलील में ये बताया जाता है कि बहुत सारे एलील, 2 से ज़्यादा एलील जब किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 से ज़्यादा एलील जब किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस, उसके फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टीपल एलील। ठीक है, चलिए अब तो अगर हम लोग फीचर्स की बात करें कि फीचर्स क्या क्या हैं मल्टीपल एलील्स की, तो सबसे पहली चीज ये है कि मल्टीपल एलील जो है हमेशा ऑक्यूपाई करता है सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मल्टीपल एलील हैं ये सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम पे जो है उसे सेम लोकस पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो है मल्टीपल एलील्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं सेम कैरेक्टर के लिए, मतलब ये जो एलील्स हैं ये एक सेम कैरेक्टर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, ये उनके फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होता है among द मेंबर एलील ऑफ द सेम मल्टीपल एलील सीरीज। तो मल्टीपल एलील को अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल एलील का अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसमें मल्टीपल एलील देखने को मिलता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप आप जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप के लिए बहुत सारे सिस्टम्स बताए गए हैं, जैसे RH सिस्टम भी बताया गया है, और एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन और फेमस जो सिस्टम है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में मल्टीपल एलील देखने को मिलता है। कैसे मिलता है? क्लासिक और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि मल्टीपल एलील का है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें जो जीन कोड करता है ब्लड ग्रुप के लिए, उसके पास 3 एलील होता है rather than 2। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई जीन है तो हम लोग ये जानते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और एक जीन में जो इसके अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वो 2 एलील होता है। लेकिन मल्टीपल एलील में क्या होता है ना कि मोर देन 2 एलील्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम लोग ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें 3 एलील जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब ये एलील क्या है, किस तरीके से ये ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग जीन कोडिंग ब्लड ग्रुप की बात करें तो 3 एलील्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब ये जो है ABO जीन के लिए जो 3 एलील्स हैं
वो है IA, IB एंड स्मॉल आई। और टिपिकली हम लोग क्या कहते हैं, एलील ABO। तो आई जो है स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये तीनों अलील्स जो हैं वो ABO ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे एक और चीज आता है, मल्टीपल एलील के साथ साथ में एक जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है वो है IA और IB जब भी साथ में आते हैं एलील्स, तो वो जो है कोडोमिनेंस को भी शो करते हैं। ठीक है, तो IA IB जो है वो कोडोमिनेंस को शो करते हैं, और ये जो फिनोटाइप्स हैं, ब्लड ग्रुप है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस तरह की एलीलिक कम्बिनेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एलीलिक कम्बिनेशन जो है IA है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, टाइप A होगा, मतलब A ब्लड ग्रुप होगा। या फिर अगर कैपिटल I और IA ब्लड ग्रुप और स्मॉल I है, तो क्या होता है, तब भी जो है टाइप A मतलब A ब्लड ग्रुप होता है। तो ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ना, IA और IB ये दोनों डोमिनेंट अलील होते हैं, और जो स्मॉल I है वो रिसेसिव अलील होता है। ठीक है, तो अगर IA की बात करें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो है होमोजाइगस कंडीशन में है, तो टाइप A ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। और IA और स्मॉल I है स्मॉल I है तो मतलब A ब्लड ग्रुप होगा। यही अगर IB कंडीशन है या फिर IB स्मॉल I कंडीशन है तो ब्लड ग्रुप B होगा। और यहाँ पे जब दोनों के दोनों ही डोमिनेंट हैं IA और IB, ठीक है, तो टाइप AB मतलब AB ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, और ये जो है कोडोमिनेंस को भी शो करता है। ठीक है, अब अगर स्मॉल आई की कॉम्बिनेशन हुई तो ये जो है टाइप O मतलब O ब्लड ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करता है, इसका जो इंडिविजुअल है वो O ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक है, तो टाइप AB ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और टाइप O ब्लड ग्रुप मतलब O ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इस टेबल को आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, चलिए अब इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री। सबसे पहले क्या पूछा है, एक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव पेडिग्री, मतलब जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स हैं वो किस तरीके से उनका इनहेरिटेंस होता है, ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं ये किस तरीके से इनहेरिट होते हैं, इनका जो भी पेडिग्री है, पेडिग्री एनालिसिस ये किस तरीके से होता है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो इसके जो भी फीचर्स हैं, किस तरीके से इसका क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं को आपको लिखना होगा। तो सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेक्स लिंक्ड को ही जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इन्वॉल्व करता है रिसेसिव एलील को, जो कि उसमें उसका ट्रांसमिशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, और ये रिसेसिव एलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोमल एक एलोसोमल। एलोसोमल मतलब
सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसा रिसेसिव एलील जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, या फिर पेडिग्री को पढ़ें तो पेडिग्री। ठीक है, अब ये जो है स्किप करता है जनरेशन्स को। उसके बाद स्किप जनरेशन्स मतलब क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेशन में ये देखने को मिले, ये स्किप करता है जनरेशन को। ठीक है, उसके बाद मेल जो है मोर फ्रीक्वेंटली इससे अफेक्टेड होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेल के पास क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है, और फीमेल के पास क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इस वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मेल जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो सन है वो कहाँ से अफेक्टेड होता है, तो इसमें जो है क्रिस क्रॉस देखने को मिलता है। मतलब जो सन है वो अफेक्टेड मदर के थ्रू अफेक्टेड होता है। मतलब जो मदर है वो कैरेक्टर को कैसे पहुंचाती है, मदर टू सन, मदर डॉटर को नहीं पहुंचाती है। ठीक है, चलिए अब जो प्रेजेंस है फीमेल कैरियर्स का वो इसमें देखने को मिलता है। मतलब फीमेल्स जो है इसमें कैरियर की तरह भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया हो गया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और दूसरी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फीमेल्स जो हैं वो कैरियर की तरह प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, तो इसको हीमोफीलिया से ही समझते हैं कि फीमेल्स जो हैं तीन कंडीशन होगी। या तो फीमेल जो है एकदम हेल्दी रहेगी, एक्स क्रोमोसोम है, अफेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो फीमेल है वो अफेक्टेड रहेगी दोनों ही क्रोमोसोम्स पर, जो हीमोफीलिया के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। या तो तीसरी चीज़ ये कि एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, ये कैरियर की तरह ही वर्क करेगी ना। मतलब उस फीमेल में वो जो हीमोफीलिया की कंडीशन है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही इसका एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, लेकिन ये कैरियर की तरह एक्ट करेगी। और ये पूरे इसके जो है इसके पास पोटेंशियल होती है कि ये ट्रांसमिट कर सके हीमोफीलिया को। और ये ट्रांसमिट कैसे करती है, मदर जो है ट्रांसमिट करती है सन को। और वहीं अगर आप मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, मेल में दो तरीके के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये कौन से होंगे, एक्स वाई क्रोमोसोम। तो दो ही कंडीशन होगा, या तो मेल जो है वो नॉर्मल होगा, उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड नहीं है, एकदम नॉर्मल है, या तो वो अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड या जिसे आप कहेंगे कि डिजीज्ड वन या डिजीज्ड मेल या अफेक्टेड मेल। तो ये अगर इसका एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है ना, तो ये इसके अंदर डिजीज देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। तो उसमें ये कैरियर की तरह एक्ट नहीं करेगा, इसमें वो डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। अब आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री। तो ऑटोसोमल, ये रफ है, ठीक है, इसे आप नोट नहीं करिएगा, अभी आपके बताएंगे कि क्या इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सब समझने के लिए आपके ऑटोसोमल, अगर हम लोग डोमिनेंट की बात करें और वहीं दूसरी ओर ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री की बात करें, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री क्या होगा, ऐसे जीन्स जो कि ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे और उनका जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो डोमिनेंट वे में हो रहा है। ठीक है, उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और वहीं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो कि रिसेसिव पेडिग्री का है। तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एक चीज़ कॉमन ये है
कि ये जो जीन्स है ये ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट हैं। जैसे कि एक्स लिंक पेडिग्री अभी हम लोग पढ़े थे ना, तो उसे सेक्स लिंक पेडिग्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और उस पे जो पेडिग्री का एनालिसिस था वो हम लोग अभी पढ़े थे, जैसे कि एक्स लिंक रिसेसिव पेडिग्री को हम लोग पढ़े थे। अब उसमें भी तो होता है एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री, एक्स लिंक रिसेसिव पेडिग्री। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री। तो ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री हो गया। ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री की पहली चीज तो ये कि ये रेयर टाइप होता है, पेडिग्री में बहुत रेयरली ये चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है ऐसे ट्रेड्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि स्किप करते हैं जनरेशन्स को, और ये हिडन फॉर्म में रहते हैं हेट्रोजाइगस कैरियर्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये स्किप करते हैं जनरेशन को, ठीक है। और इसमें जो ट्रेड्स हैं ये अफेक्ट करते हैं मेल और फीमेल इक्वली, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं, ये इक्वली अफेक्ट करता है। पॉसिबल डिजीजेस जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री के थ्रू होती है, तो वो हो सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनलक्यूटोन्यूरिया। ये सारे डिजीजेस जो हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं, और इससे होने वाले डिजीजेस हैं। रिसेसिव जो पेडिग्री है ना, आप उसमें भी देखे होंगे कि सेक्स लिंक रिसेसिव पेडिग्री में कि वो स्किप कर रहा था जनरेशन, और यहाँ पे भी ऑटोसोमल जो रिसेसिव पेडिग्री है वो स्किप कर रहा है जनरेशन को, ठीक है। अब ये वेरी शॉर्ट में पूछा है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखना ही इनफ है। अब अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछा रहता तो अच्छे से पहले तो आप उसको अच्छे से डिफाइन करते, और उसके बाद पेडिग्री के थ्रू आपको बताना भी होता। इसके सबसे पहले क्या होता, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इससे होने वाले डिजीजेस को बताइए, और किसी एक डिजीज का फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्स लिंक रिसेसिव पेडिग्री को बता रहे हैं, उसके कैरेक्टर को बता रहे हैं, तो हीमोफीलिया का पेडिग्री बनाकर ये बताना कि किस तरीके से ये जो है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। वहीं अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा है तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके से होने वाले डिजीज और उसका ट्रांसमिशन पेडिग्री बना करके ये आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आप पेडिग्री जो है, जितने भी पेडिग्री को हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो पेडिग्री है, इसका डायग्राम, इसके जो भी डिजीज है, ये किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या पूछी थी? दूसरी चीज ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री। तो आप इसे पहले नोट करिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री क्या होता है? इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहली चीज कि ये जो है कॉमन होता है, कॉमन टाइप होता है पेडिग्री में। उसके बाद ये जो ट्रेड है ये हर जनरेशन में देखने को मिलता है, डोमिनेंट है, ये स्किप नहीं करता है जनरेशन को, ठीक है। इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो ट्रांसमिट करता है ट्रेड को टू अबाउट 1/2 ऑफ देयर चिल्ड्रन। मतलब इसका मतलब क्या है, जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो 50% ऑफ देयर चाइल्ड में वो जो ट्रेड है उसको शो करेगा, उसको उसमें वो ट्रांसमिट होगा, इररिगार्डलेस या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स। मतलब चिल्ड्रन का ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्स नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड गर्ल में जाएगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बॉय में ही जाएगा। 50% जो भी उसके चाइल्ड होंगे उनमें ये चांसेस होंगे कि ये जो है ट्रांसमिट हो। अब ऐसे फ्यू ऑटोसोमल डोमिनेंट, यहाँ पे डोमिनेंट लिखा है ये, ठीक है। कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट ह्यूमन डिजीजेस हैं
लेकिन बहुत रेयर ट्रेड्स हैं जो कि इसके इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को अच्छे से समझा जा सके। फॉर एग्जांपल जो एक्रोंड्रोप्लासिया है जो कि एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जो कि ड्वार्फिज्म को कॉज करता है, ये इसका एग्जाम्पल है ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री का। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री के क्या कैरेक्टर है कि ये हर जनरेशन में अपीयर होता है और ये जो है अगर इसकी ट्रांसमिशन देखी जाए तो बहुत कॉमन टाइप होता है और पेडिग्री में ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमन टाइप है। और इसके जो डिजीज़ हैं उसे हम लोग डिस्कस किए हैं और इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो 50% 1/2 ऑफ देयर जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये ट्रांसमिट करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स। अब अगर हम लोग बात करें कि ये क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट में पूछा है तो ये पहले आप कैरेक्टर, वो जो डिजीज़ है वो डिजीज़ के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा जा सकता है कि ये डिजीज़ में क्या होता है, इसका क्या सिम्टम है, क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ बता सकते हैं। और उसके बाद इसका जो पेडिग्री है वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ड्रॉ वहाँ पे कर दीजिएगा अगर वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा हुआ है तो। और साथ ही साथ में ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पेडिग्री है इसके आप नोट्स तो लिख ही लीजिएगा और इसका जो पेडिग्री है वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रॉ सम बेसिक सिम्टम्स ड्रॉ सम बेसिक सिम्टम्स यूज इन पेडिग्री। कुछ बेसिक सिम्टम्स सिंबल्स को ड्रॉ करना है जो कि पेडिग्री में यूज होता है। सबसे पहले ये समझते हैं पेडिग्री है क्या। पेडिग्री जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फैमिली के ट्री का, किसी भी इंडिविजुअल के फैमिली के ट्री का। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को जानना है या किसी डिजीज़ को पढ़ना है या फिर कोई ट्रेड है उसको पढ़ना है या फिर मान लीजिए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, रिसेसिव पेडिग्री, ये सब चीज़ों को अगर पढ़ना है तो उसके लिए उस इंडिविजुअल का जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू वो इंडिविजुअल जो है उसके फैमिली हिस्ट्री को जाना जाता है, उसके आने वाले प्रोगनी में किस तरीके से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर जो पर्टिकुलर इनहेरिटेंस है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होगी, इसी चीज़ का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को कहते हैं पेडिग्री। पेडिग्री में बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बार ऐसे जो है कुछ इस तरह के जो सिंबल्स बने हुए होते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जो बेसिक जो सिंबल्स होते हैं जो कि पेडिग्री में यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो स्क्वायर बॉक्स हम बनाए थे उसका मतलब क्या होता है, मेल को ये रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो मेल है वो अनअफेक्टेड है। अगर ये स्क्वायर बॉक्स कहीं बना हुआ है पेडिग्री में और वो इस तरीके से पूरा फिल्ड है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये अफेक्टेड मेल को शो कर रहा है। तो सम बेसिक सिंबल्स used in pedigree are given below, ठीक है। तो कुछ बेसिक सिंबल्स जो कि पेडिग्री में यूज किए जाते हैं। तो अगर स्क्वायर बना है तो इसका मतलब ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अनअफेक्टेड है। अगर ये स्क्वायर कलर्ड है, डार्क कलर में रिप्रेजेंटेड है जैसे कि यहाँ पे दिखा है ब्लैक कलर से, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल, ये जो मेल है ये अफेक्टेड मेल है। जो भी डिजीज है या फिर जो भी जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, जिस सिंड्रोम को पढ़ रहे हैं, उससे ये अफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर सर्कल बना है और ये सर्कल बस सिर्फ और सिर्फ सर्कल बना हुआ है तो मतलब ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल अनअफेक्टेड है। उसके बाद अगर सर्कल बना हुआ है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल जो है ये अफेक्टेड है। मतलब सर्कल जो कि फील्ड है इसका मतलब ये है कि ये अफेक्टेड फीमेल है।
अब अगर हम लोग ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं तो इसका मतलब है कि सेक्स जो है वो अननोन है, मतलब वो जो जेंडर है पता नहीं है कि वो जो भी इंडिविजुअल है वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद अगर कोई इस तरह का सिंबल बना है मतलब जो डेथ है वो हो गई है उस इंडिविजुअल की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं। उसके बाद और भी कुछ सिंबल्स की अगर हम लोग बात करें तो जब भी कुछ इस तरीके का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका मतलब होता है मेटिंग। अगर ये डबल जो लाइन है ये ड्रॉ हुआ है मतलब कंसैगियस मेटिंग हो रही है और ये कंसैगियस मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर कुछ इस तरीके का डायग्राम है तो मतलब यहाँ पे जो एरो है वो पॉइंट कर रहा है प्रोबैंड को कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं जो पेरेंट्स हैं उनसे जो यहाँ पे देखिए ऑफस्प्रिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑफस्प्रिंग जो है वो दोनों ही कलर्ड है मतलब कि ये अफेक्टेड हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेरेंट्स हो गए और इनके ये 3 ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। उसमें से 2 क्या है, गर्ल है, 1 मेल है। अगर इस तरह का डायग्राम हुआ तो इसका तो ये मतलब हुआ। अगर ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है तो मतलब क्या होगा कि इसमें से जो गर्ल है 2 गर्ल है उसमें से 1 अफेक्टेड है, ठीक है, और जो एक बॉय है वो नॉर्मल है। तो इस तरीके से जो भी पेडिग्री होगा वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, मतलब व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम्स जो है वो एक डिसऑर्डर होता है जो कि न्यूमेरिकल एब्रिविएशन की वजह से होता है, ठीक है। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल में देखने को मिलता है और टर्नर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं या फीचर्स कह सकते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें जो है अंडर डेवलप्ड ओवरीज रहते हैं और इस वजह से जो स्त्री गोनैड्स हैं वो होते हैं, इस वजह से इस सिंड्रोम को ओवेरियन डाइसेंथ्रेसिस कहते हैं। और उसके बाद इसमें स्टेराइल लैक एक्सपेक्टेड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनीमोरिया मतलब नो मेंस्ट्रुएशन की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोरैक्शन ऑफ द ऑर्ट्रा या फिर डाइकस्पिड एरोटिक वॉल्व है उसमें जो है डिस्ट्रप्शंस देखने को मिलते हैं। हॉर्स शू जो किडनी है वो होती है। थायराइड प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोथायरॉइड स्पेशली द हैशमोटोथायरॉइडिटीज, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये देखने को मिलते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो है फीमेल्स में देखने को मिलता है और ये जो है एक्स क्रोमोसोम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से वो जो फीमेल है उसकी जो ओवरीज है वो अच्छे से डेवलप नहीं रहती हैं और अंडर डेवलप्ड ओवरीज रहते हैं। साथ ही साथ में उनके मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर नो मेंस्ट्रुएशन कंडीशन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम्स के जो फीचर्स हैं ये हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये डायग्राम जो है ये गलत दिया हुआ है, तो इसे आप ड्रॉ मत करिएगा। ये दूसरे स्लाइड में ऐड करना था, गलती से यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ मत करिएगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए अब दूसरा जो स्लाइड है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज कार्योटाइपिंग। कार्योटाइपिंग क्या होता है, तो कार्योटाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फोटोग्राम्स हैं क्रोमोसोम्स के वो लिए जाते हैं
ऐसे ऑर्डर में ताकि वो डिटरमाइन कर सके क्रोमोसोम्स को, और जो भी क्रोमोसोम उस इंडिविजुअल में प्रेजेंट है उस क्रोमोसोम को सबसे पहले उसकी तो डिटेक्शन की जाती है। उस क्रोमोसोम्स को जो है वो किसी भी टिश्यू सैंपल या फिर ब्लड से जहाँ पे से भी क्रोमोसोम्स लिया जा रहा है वहाँ से उसको निकाला जाएगा, उसको मेटाफेज में रखा जाएगा, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाएगा, फिर उसको जो है फर्दर प्रिपरेशन की जाती है और ओवरऑल जो क्रोमोसोम है उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। माइक्रोस्कोप द्वारा जब उसे देख लिया जाता है तब उसके फ़ोटो जो है उन्हें लिया जाता है और उन फोटोज़ को फिर कट किया जाता है और असेंबल किया जाता है 1 से लेके 46 क्रोमोसोम्स तक। पहले ऑटोसोम्स जो हैं वो रहते हैं और लास्ट में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो रहता है। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल की सारी चीज़ें जो भी क्रोमोसोम्स जिस तरीके के होते हैं वो सारे उसी तरीके के हैं, किसी भी तरह का उसमें न्यूमेरिकल या फिर जो स्ट्रक्चर एब्रिविएशन है क्रोमोसोम्स का वो नहीं देखने को मिलता है, मतलब वो जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी है। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसमें अगर न्यूमेरिकल या फिर स्ट्रक्चरल एब्रिविएशन देखने को मिल रहा है तो वो इंडिविजुअल जो है वो सफ़र करेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर डिजीज से या उस पर्टिकुलर एब्रिविएशन से। तो ये जो है कार्योटाइपिंग द्वारा देखी जाती है। तो कार्योटाइपिंग आखिर क्या है? कार्योटाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटोग्राफ लिया जाता है क्रोमोसोम्स को और उसे इस ऑर्डर में रखा जाता है ताकि जो क्रोमोसोम्स हैं उस इंडिविजुअल के वो सही से देखे जा सके, उनकी सही से एनालिसिस की जा सके और ये चीज़ पता लगाया जा सके कि जो क्रोमोसोम है वो सही तो है, किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उस क्रोमोसोम के अंदर। अब ये जो टर्म है ये कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम के लिए यूज़ किया जाता है स्पेसीज में और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। ये एक टेस्ट है जो कि इस चीज़ को देखता है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट या फिर जो मेजर है नंबर्स का क्रोमोसोम का वो सही है, जितने जो भी अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए वो नंबर है कि नहीं, जितना भी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरीके का जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो स्ट्रक्चरली सही है या नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कार्योटाइपिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये क्रोमोसोम्स जो हैं जो कि डिपिक्ट किए गए हैं बाय रीअरेंजिंग द फोटो माइक्रोग्राफ, इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना क्या कहलाता है? कार्योग्राम कहलाता है या आइडियोग्राम कहलाता है। और ये जो है पेयर्स में रहते हैं, इनके जो भी साइज हैं और जो पोजीशन है इन बेसिस पर जो क्रोमोसोम्स हैं ये किस तरीके के हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कार्योग्राम और आइडियोग्राम द्वारा देखी जाती है। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ना इसको कार्योटाइपिंग कहते हैं। और जो डायग्राम जिसके थ्रू देखा जाता है जो कि ये चीज़ दिखाता है कि क्रोमोसोम्स के साइज कैसे हैं, वो किस तरीके से अरेंज हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चर एब्रिविएशन है या नहीं। तो ये जो ओवरऑल जो पिक्चर होता है जो कि सारे क्रोमोसोम्स को अरेंज करके दिखाता है कि क्रोमोसोम्स किस तरीके के हैं या नहीं हैं, तो ये जो है क्या कहलाता है? कार्योग्राम या आइडियोग्राम कहलाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है? व्हाट इज डिलीशन एंड इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिलीशन और इन्वर्जन क्या होता है। तो क्रोमोसोम एब्रिविएशन क्या होता है, सबसे पहले ये थोड़ा सा पढ़ लें। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन मतलब किसी भी तरह का चेंज क्रोमोसोम में आना। अब ये चेंज दो तरीके से हो सकता है। न्यूमेरिकल हो सकता है, मतलब जो नॉर्मल 46 नंबर होता है क्रोमोसोम का, या तो इससे ज़्यादा होना या तो इससे कम होना। अगर ऐसा कोई कंडीशन देखने को मिल रहा है, नंबर में चेंज आ रहा है क्रोमोसोम के, तो उसको न्यूमेरिकल एब्रिविएशन कहते
हैं। उसके बाद दूसरा होता है स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन, मतलब जो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, उससे अलग कुछ अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब ये स्ट्रक्चर एब्रीवेशन मेनली चार तरीके से होता है। कौन कौन सा? डिलीशन के थ्रू, मतलब जो भी इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम है ना, उसका कोई भी सेगमेंट अगर डिलीट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? डिलीशन कहते हैं। और इसके थ्रू जो स्ट्रक्चर है उस क्रोमोसोम का वो चेंज होता है। और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि अगर डिलीशन किस जीन का या किस क्रोमोसोम पर हुआ है। अब सारा क्रोमोसोम तो इम्पॉर्टेंट होता है ना, सब पे जीन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये जीन डिलीट हो रहे हैं तो मतलब उससे स्पेसिफिक जो भी फंक्शन होगा वो अफेक्ट होगा। अब अगर ये जीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ तो ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। तो डिलीशन कहाँ पे हो रहा है, किस जीन का हो रहा है, उस हिसाब से उस इंडिविजुअल पर अफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज होती है ट्रांसलोकेशन, फिर डुप्लीकेशन और इन्वर्जन। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन क्रोमोसोम्स में देखने को मिलते हैं। तो उसी में से जो स्ट्रक्चरल एब्रीवेशन है ना, उसी के जो दो टाइप हैं वो होते हैं, उसमें तो चार टाइप है, लेकिन उस चार में से जो दो है वो कौन कौन से होते हैं? डिलीशन और इन्वर्जन। तो डिलीशन क्या है और इन्वर्जन क्या होता है? तो सबसे पहली चीज तो ये कि डिलीशन और एब्रीविएशन जो है ये दोनों ही स्ट्रक्चरल एब्रीविएशन होते हैं। तो जब कभी भी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर होता है तो ये बहुत सारे फॉर्म्स की वजह से होता है। पहला होता है डिलीशन। डिलीशन है क्या? क्रोमोसोम का अगर कोई पोर्शन है वो डिलीट हो रहा है, वो मिस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को डिलीशन कहते हैं। दूसरी चीज होता है कि अगर कोई पोर्शन है क्रोमोसोम का वो वहां से कट ऑफ हुआ है, ठीक है, और कट होके 180 डिग्री पर रोटेट हो गया है, ठीक है, मतलब वहां से वो निकला है पोर्शन और वो 180 डिग्री पर रोटेट हो गया है और फिर जाकर के अटैच हो गया है कहाँ पे? क्रोमोसोम्स पर, जहां से वो कट हुआ था। तो ये जो 180 डिग्री रोटेशन होके ऐड होना होता है इसी को कहते हैं इन्वर्जन। इसमें होगा क्या कि जो पोर्शन है क्रोमोसोम्स का वो ब्रेक होगा, उसके बाद टर्न होगा अपसाइड डाउन में और फिर से जा करके रीअटैच हो जाएगा। और इसी वजह से इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो इन्वर्टेड हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, और इस वजह से जो है इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं। तो अगर हम लोग डिलीशन की बात करें तो डिलीशन दो तरीके के होते हैं, टर्मिनल और दूसरा होता है इंटरकैलरी। टर्मिनल डिलीशन मतलब अगर क्रोमोसोम का जो टर्मिनल पॉइंट है ना वहां पे अगर डिलीशन हो रहा है तो उसे टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। इंटरकैलरी डिलीशन मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं उसके कहीं बीच में डिलीशन अगर हो रहा है तो उसे कहते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। इन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें तो इन्वर्जन दो तरह का होता है। पहला पेरीसेंट्रिक, दूसरा पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है इन्वर्जन में, और पेरीसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर है वो भी इन्वॉल्व होता है इन्वर्जन के प्रोसेस में, और इसे कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद व्हाट इज एडवर्स सिंड्रोम? एडवर्स सिंड्रोम क्या होता है? तो एडवर्स सिंड्रोम जो है एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि ट्राइजोमी की वजह से होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब 18th क्रोमोसोम पर आकर के अटैच हो जाता है तो ट्राइजोमी की वजह से सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है, और ये सिंड्रोम कहलाता है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में एडिशनल जो क्रोमोसोम है 18th नंबर पर वो आकर के अटैच हो जाता है और वो नॉन डिस्जंक्शन के थ्रू ये प्रोसेस होती है। तो एडवर्ड सिंड्रोम कैसे होता है?
ड्यू टू ट्राइसोमी एट 18th क्रोमोसोम। ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये जो है क्यों होता है, नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, जो कि मियोसिस के समय पे नॉन डिस्ट्रक्शन जब होगा तो इसके वजह से ये देखने को मिलता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो इसमें जो इंडिविजुअल है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/6000 to 1/8000 लिव इन बर्थ की कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें मेजॉरिटी जो है ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड होता है, उसका ग्रोथ सही से नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस इसकी जो डेथ है ना वो देखने को मिलती है। वो जो भी चाइल्ड है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता है और 1 साल से पहले ही उस चाइल्ड की जो डेथ है वो हो जाती है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है डेथ रेट की वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लगभग 90% से ज़्यादा जो है वो डेथ हो जाती है इसमें चाइल्ड की 1 साल से पहले ही, ठीक है। और इसमें जो है 80% जो अफेक्टेड, अगर आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर कौन सी जो जेंडर है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो इसमें जो है 80% अफेक्टेड इंडिविजुअल में से वो ज़्यादातर कौन होती हैं, फीमेल होती हैं। तो मतलब 80% जो है अफेक्टेड फीमेल्स कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग एडवर्स सिंड्रोम को देखें तो एडवर्स सिंड्रोम जो है उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं कि सिम्टम्स होते हैं। अब कौन कौन से कैरेक्टर या फिर कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो एडवर्स सिंड्रोम में देखने को मिलता है, तो किडनी के माल फंक्शनिंग का जो काम है, मतलब वो जो चाइल्ड है उसमें किडनी जो है ना सही से काम नहीं करेगी, उसमें माल फंक्शनिंग देखने को मिलता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल जो हेल्थ के जो हार्ट के जो डिफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, मतलब जो हार्ट है वो भी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, उसमें भी माल फंक्शनिंग आती है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है, पैटेंट डक्टस आर्टिरियस जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है, और इसमें जो है ओफेलोसीली कंडीशन मतलब इंटेंसिव प्रोड्यूसिंग आउटसाइड द बॉडी, ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसोफेगियल एट्रीसिया देखने को मिलता है और इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है वो देखने को मिलती है, मतलब वो जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, उसका जो ब्रेन है वो भी इतना ज़्यादा, उसकी थिंकिंग पावर या फिर जो उसकी कैपेसिटी है, आईक्यू है, ये सब चीज़ जो है वो लैक करती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो एडवर्स सिंड्रोम के हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो डेवलपमेंटल डिलेज हैं वो देखने को मिलता है, डेवलप सही से नहीं होता है, ग्रोथ डिफिशियंसी देखने को मिलता है, फीडिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, और एंथ्रोपोग्राइडिस जो है वो देखने को मिलता है। मतलब ये एक मसल डिसऑर्डर है जो कि मल्टीपल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स जो है बर्थ के टाइम पे ये देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें हर जो ऑर्गन है ना वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, चाहे वो ब्रेन है या हार्ट है या फिर किडनी है, जितनी भी जो ग्रोथ की पर्पसेस हैं या ग्रोथ के जो भी फैक्टर्स हैं, जो उनके जो प्रोसेसेस हैं वो सही से नहीं हो पा रहा है। तो वो चाइल्ड जो है जब उसके ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या उसको जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। इसी वजह से मैक्सिमम जो है 90% से भी ज़्यादा जो चिल्ड्रन जो कि न्यूबॉर्न बेबी हैं वो अगर अफेक्टेड रहते हैं एडवर्स सिंड्रोम से, तो पहली चीज़ तो ये कि वो अपीयर ही होते हैं थोड़े से एबनॉर्मल, ठीक है, और उसके बाद उनको ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, उनकी किडनी, हार्ट और जो भी अदर सिस्टम है वो वर्क नहीं करता है, इस वजह से उनका 1 साल से पहले ही डेथ हो जाता है 90% ऑफ द चिल्ड्रन का या चाइल्ड का, ठीक है। चलो अब ये सारे जो सिम्टम्स हैं आप पहले से नोट कर लीजिए। ये ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है
उसके ट्राइसोमी की वजह से होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि 18th क्रोमोसोम क्या होता है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है ना। चलिए, व्हाट इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होता है? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट ऐसा ट्रेट होता है जो कि कंट्रोल किया जाता है पेयर ऑफ अलील द्वारा, और ये अलील ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं, ना कि सेक्स क्रोमोसोम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है जेंडर द्वारा, कि किस तरीके का जो हार्मोन है वो उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन है प्रेजेंट, या प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, टेस्ट्रोजन कैसे प्रेजेंट है। तो ये जो जेंडर के जो हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल के, कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल उस इंडिविजुअल में कैसे है, उस हिसाब से ये ट्रेट जो है ये शो होते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स जो हैं ये वैरी करते हैं डिग्री ऑफ देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। वेरी शॉर्ट में पूछा है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं वेरी शॉर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसके वजह से फिर जो शॉर्ट है या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके लिए समय नहीं बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज जीन इंटरेक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। जीन इंटरेक्शन क्या है और इसके टाइप क्या होते हैं? तो जीन इंटरेक्शन मतलब जो जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स पे, अगर ये इंटरेक्ट करें तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ये दो तरीके से होता है। जीन इंटरेक्शन एक क्लासिक फेलोबेसिस होता है, मैनर होता है, जिसमें जो कंसर्न जीन इन्फ्लुएंस है उसका जो एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जीन इंटरेक्शन के थ्रू जो जीन्स हैं वो इंटरेक्ट होती हैं। तो ये जो है जीन इंटरेक्शन के थ्रू मॉडिफाइड, आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो जीन्स हैं वो इंटरेक्शन शो करती हैं। तो जीन्स शो interaction and they show मॉडिफाइड मेंडल रेशियो। तो मेंडल रेशियो जो है वो जीन इंटरेक्शन के केस में क्या होता है कि मेंडल के रेशियो, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, फेनोमेना है जहाँ पे मेंडल का जो रेशियो है जो कि वो अपने लॉ में बताए थे वो एप्लीकेबल नहीं होता है मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड प्रोसेस में। ये क्यों होता है? जीन इंटरेक्शन के थ्रू होता है। जीन इंटरेक्शन दो तरीके के होते हैं, एलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। एलिक जीन इंटरेक्शन को इंट्रा एलिक इंटरेक्शन कहते हैं, नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन को इंटर एलिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब ये जो एलिक जीन इंटरेक्शन है ये क्या है? तो जब अगर एलील जो कि सेम जीन पर प्रेजेंट है अगर वो इंटरेक्ट करते हैं और उनकी वजह से कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिलता है तो उसे जो है एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जीन के अंदर एलील प्रेजेंट होता है, तो अगर ये एलील आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं तो इसे एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसका? एलिलिक जीन इंटरेक्शन का। तो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है इसमें क्या होता है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वहां पे जो फिनोटाइप है वो एक जो है वो मिक्सचर टाइप का देखने को मिलता है, एक अलग ही फिनोटाइप देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट अलील है प्रेजेंट इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो पूरी तरीके से डोमिनेंसी अपनी शो नहीं कर पाती है और एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जाम्पल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो मिराबलीज जलाल्पा या स्नैपड्रैगन के जो फ्लावर होते हैं उनके कलर में देखने को मिलता है। ये कलर में जो प्रोगनी में जो प्रोजनी है ये प्रोजनी में जो चेंजेस आते हैं कलर के, ये क्यों आते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आता
है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एलिक जीन इंट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट करिए। अब नया कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल मिराबलीज जलाल्पा जो है, इसके एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो एक जो पेरेंट है उसके पास पिंक फ्लावर, एक जो पेरेंट है उसके पास रेड फ्लावर रहेगा होमोजाइगस कंडीशन में, और एक के पास पिंक फ्लावर होमोजाइगस कंडीशन में। और जो ऑफस्प्रिंग रहेगा उसमें एक नया ही कंडीशन देखने को मिलेगा, और ये जो कंडीशन है ये कैसी होगी? इंटरमीडिएट कंडीशन होगी। ना वो ऑफस्प्रिंग रेड कलर के फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, ना वाइट कलर के फ्लावर को, बल्कि वो पिंक कलर के फ्लावर को जनरेट करते हैं। उनमें पिंक कलर का जो फ्लावर कलर है वो देखने को मिलता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, जहाँ पे मेंडल के जो लॉ है वो नहीं एप्लीकेबल हो पा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? एलिक जीन इंट्रैक्शन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल किसका है? मिराबलीज जलाल्पा का फ्लावर कलर। तो रेड कलर के फ्लावर हैं और वाइट कलर के फ्लावर हैं। इंटरमीडिएट कंडीशन कैसी देखने को मिली है? पिंक कलर। अब ये F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग होगी तो इसमें जो है 3 तरीके जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेगा। एक फ्लावर जो है वो रेड कलर का होगा, एक वाइट कलर का होगा, और 2 फ्लावर जो है वो पिंक कलर के होंगे। तो अगर आप इनके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 आ रहा है, और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो भी 1:2:1 आ रहा है। मेंडल अपने लॉ में क्या बताए थे कि अगर कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो मॉडिफाइड देखने को मिल रहा है मेंडल के रेशियो से अलग। क्यों? क्योंकि इनमें जीन इंट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो जितने भी जीन इंट्रैक्शन के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें एक चीज़ याद रखना होता है कि इसमें जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा परफेक्टली ड्रॉ करना होता है, क्योंकि इसी के वजह से जो रेशियो है ना उसे कैलकुलेट किया जाता है। और रेशियो आपको वैसे याद भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है डायरेक्ट नहीं पूछता है एग्जाम में, और बल्कि रेशियो दे देगा कि ये रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एग्जाम में पूछ दे रहा है कि विच जीन इंट्रैक्शन शो 15:1, विच टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन शो 15:1 रेशियो। तो आपको याद होना चाहिए कि 15:1 रेशियो किसका आता है, तब ना आप उस जीन इंट्रैक्शन को बता पाएंगे, उसके एग्जाम्पल को बना पाएंगे, उसका जो भी क्रॉसिंग है उसको ड्रॉ कर पाएंगे, और फिर रिजल्ट आप देखेंगे, बताएंगे कि हाँ ठीक है इसका जो क्रॉसिंग हुआ उसका 15:1 रेशियो आया है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो।
फिनोटाइपिक नहीं, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो अब जो सेकंड जो है वो क्या होता है, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि एलील्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो जीन्स जो कि इसमें क्या होता है कि एलील्स जो हैं जो कि अलग अलग जीन्स में प्रेजेंट है वो आकर के इंटरेक्ट होते हैं, और इससे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होता है। तो जो जीन्स जो कि सेम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, अगर उनके एलील्स जो हैं वो इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं और फिनोटाइप उनकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है, तो उसे कहते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अब मेनली अगर हम लोग देखें तो वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। मेनली अगर बात की जाए तो इसके 4 टाइप्स हैं, दैट इज कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ये किसके अंदर आता है, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के अंदर। उसके बाद इपिस्टैटिस, जिसमें डोमिनेंट इपिस्टैसिस, दूसरा होगा रिसेसिव इपिस्टैसिस, तीसरा हो जाएगा डुप्लीकेटिंग फैक्टर, चौथा हो जाएगा सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। तो इसे आप नोट करिए। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि what is complementary gene interaction and duplicating gene interaction? तो कंप्लीमेंट्री और जो डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को समझते हैं। ये किसकी वजह से होता है, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की वजह से होता है। कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन है वो डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं, सेम क्रोमोसोम के या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे, और वो जो है इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन नीदर ऑफ देम कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या वो जो एलील हैं वो प्रोड्यूस कर पाएंगे वो कैरेक्टर को, अगर वो एब्सेंट हुए तो, मतलब तो अगर दोनों प्रेजेंट है ना तभी वो कैरेक्टर शो होगा, अगर एक एब्सेंट हुआ तो शो नहीं हो पाएगा। बैटसन एंड पुनेट ने इस कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को बताया था। बैटसन एंड पुनेट जब स्टडी कर रहे थे इनहेरिटेंस के पैटर्न को फ्लावर कलर इन स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस में, तो लेथाइरस ओडोरेटस में उन्होंने ये कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को बताया था। अब फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होता है, तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उससे हम लोग पढ़ते हैं कि लेथाइरस ओडोरेटस में फ्लावर्स जो हैं वो वाइट कलर के होते हैं, और इनके अगर आप जीन को देखें तो इसमें जो है एक कैपिटल सी और स्मॉल ए कंडीशन देखने को मिलती है, और दूसरे में स्मॉल सी एंड कैपिटल ए कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसमें जब क्रॉसिंग हुई तो गैमेट्स प्रोड्यूस किए, और जब F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग हैं वो जो देखने को मिला तो सारे के सारे जो हैं वो रेड कलर के थे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, और यहाँ पे जो है वो कैपिटल C और कैपिटल A दोनों एक साथ आए, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को शो किए, और ये रेड कलर को जो है शो किए, तो रेड कलर का फ्लावर देखने को मिला। अब ये जो F1 प्रोजेनी है इसमें जब सेल्फिंग हुई, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो ये गैमेट्स को प्रोड्यूस किए, और जिसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है। तो इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो है वो मॉडिफाइड, आप पहले इसे ड्रॉ कर लीजिए, इसे में जो है वो मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिला, और ये मॉडिफाइड मेंडल रेशियो क्या था, 9:7 था। मतलब 9 ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास रेड कलर के फ्लावर थे, और 7 ऐसे प्लांट्स थे जिनके पास वाइट कलर के फ्लावर थे। उसके बाद दूसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या है, डुप्लीकेटिंग फैक्टर या डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन। तो अगर हम लोग बात करें डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन की, तो डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन
डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन जो है वो नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन के थ्रू होता है। इसमें जो सिंगल कैरेक्टर है वो कंट्रोल किया जाता है दो इंडिपेंडेंट जीन्स द्वारा जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं सीड कैरेक्टर को, और ये जो अदर जीन है वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो वो कैरेक्टर जो है वो शो होगा। ये सबसे पहले बुर्सा में देखने को मिला था, बुर्सा पैस्टोरिस में, शेफर्ड पर्स में। तो इसमें क्या हुआ था कि दो तरह के जो सीड हैं वो देखने को मिले थे, और ये दो तरह के सीड उस जो शेफर्ड पर्स है उसमें देखने को मिलता है। एक होता है ट्रायंगुलर शेप का और दूसरा होता है टॉप शेप का। तो पेरेंट्स जो है इनके बीच में क्रॉसिंग हुई, दोनों ही पेरेंट्स क्या थे, होमोजाइगस कंडीशन में थे। ट्रायंगुलर सीड शेप जो पेरेंट था उसका जो जीन के जो जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डी एंड कैपिटल डी कंडीशन। और टॉप सीड जो शेप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था सारे ही जो एलील्स हैं वो रिसेसिव कंडीशन में होंगे, तभी ये जो है टॉप सीड शेप रहेगा। ठीक है, मतलब स्मॉल टी एंड स्मॉल डी कंडीशन। तो अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग हुई तो क्रॉसिंग में क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगा ना। तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल डी कंडीशन देखने को मिला, और इसमें जो है जो सीड का शेप है वो ट्रायंगुलर देखने को मिला, मतलब ट्रायंगुलर सीड शेप मिला। अब इस F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग हुई, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है जब हुआ, तब जो रेशियो है वो तो जब अभी तक हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डुप्लीकेटिंग फैक्टर को पढ़े। डुप्लीकेटिंग फैक्टर जो है उसमें 15:1 रेशियो देखने को मिला था। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब कि नॉर्मली क्या है कि इनहेरिटेंस मतलब होता क्या है। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि अगर जैसे कि इनहेरिटेंस को अगर हम लोग समझें तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस जो है वो बताता है कि किस तरीके से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं। ये इनहेरिटेंस जीन की वजह से होता है। जीन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, और 90% से ज़्यादा क्रोमोसोम न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। लेकिन अदर दैन न्यूक्लियस दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर आप बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, तो ये सब जो ऑर्गेनल है कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं उनको क्या कहते हैं, इसी इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो जीन्स इनहेरिट होते हैं उन जीन्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मा जीन्स कहते हैं। अब जैसा कि ये जीन्स जो हैं ये शो करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, और ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा जीन्स कहते हैं। ये प्लाज्मा जीन्स डीएनए के सीक्वेंस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा उसे क्लोरोप्लास्टल डीएनए कहेंगे। तो ये टुगेदर जो डीएनए है
ये डीएनए कहाँ पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनल में पाए जा रहे हैं, तो साथ में इन दोनों डीएनए को ऑर्गेनल डीएनए कहते हैं। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को ऑर्गेनल इनहेरिटेंस या प्लास्टिड इनहेरिटेंस या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगर इसमें देखा जाए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, तो जो कैरेक्टर है ज़्यादातर एक पेरेंट द्वारा ज़्यादातर ये जो है ज़्यादा प्रिफरेंटली कंट्रोल किया जाता है। और इस पेरेंट में से जो मदर है ना, वो ज़्यादातर जो कैरेक्टर है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ऑफस्प्रिंग में उसका जो डोमिनेंसी है वो देखने को मिलता है। मतलब दो पेरेंट में से एक पेरेंट जो है वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है ऑफस्प्रिंग के ऊपर, और ज़्यादातर ये जो इफेक्ट डालने वाला पेरेंट है ये मदर होता है। ऐसा क्यों होगा आप खुद सोचिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल का गैमेट है वो जो है लार्ज इन साइज होता है, उसके पास ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है इन कंपैरिजन टू मेल गैमेट। वो स्मॉल साइज का होगा, उसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा। इस वजह से जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है, उसमें जो ज़्यादा कंटेंट है वो किसका आता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द फीमेल से आता है। इस वजह से जो फीमेल जो है वो ज़्यादातर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डोमिनेंटली देखने को मिलते हैं किसमें, ऑफस्प्रिंग में। फीमेल जो है ज़्यादातर जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल करती है ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब ये जो इनहेरिटेंस है इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्यों कहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर के बाहर जीन प्रेजेंट है ना साइटोप्लाज्म में और उसका इनहेरिटेंस हो रहा है, इस वजह से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये दो तरह का है, प्लास्टिड इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ें तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ सकते हैं लीफ वेरिगेशन इन मिराबलीज जलाल्पा के थ्रू। तो मिराबलीज जलाल्पा को अगर आप देखें तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो मिराबलीज जलाल्पा में देखने को मिलता है उसके लीफ वेरिएशन के थ्रू। अब ये जो है सबसे पहले कॉलिंस द्वारा 1909 में प्रपोज किया गया था कि जो मिराबलीज जलाल्पा होता है जिसे 4 o'clock भी प्लांट कहते हैं, तो ये जो मिराबलीज जलाल्पा है इसमें क्या होता है कि इसमें जो लीव्स है वो वेरिगेशन उसमें देखने को मिलता है। वेरिगेटेड लीफ मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ग्रीन कलर का है जैसा कि टिपिकल लीफ होता है, लेकिन इसमें स्मॉल स्मॉल स्पॉट प्रेजेंट है और ये स्पॉट या तो येलो कलर का है या तो वाइट कलर का है। तो इस तरीके के लीफ को वैरीगेटेड लीफ कहते हैं। और ये जो वैरीगेटेड लीफ जो है और जो इनका जो ट्रांसमिशन है या इनका जो इनहेरिटेंस है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू होता है, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। चलिए अब अगर इसकी बात की जाए तो कॉलिंस ने लीफ वेरिगेशन को मिराबलीज जलाल्पा में पढ़ा था, इसकी स्टडी की थी और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इस चीज़ को बताया था कि मिराबलीज जलाल्पा के जो लीफ हैं उनके जो कलर हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो होता है। वेरिगेशन मतलब क्या होता है, वेरिगेशन मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ व्हाइट या येलो कलर का स्पॉट ऑन अ वेरिएबल साइज ऑफ अ लीफ दैट्स बैकग्राउंड इज ग्रीन कलर। मतलब ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है लीफ का उस पे स्पॉट प्रेजेंट होना या तो येलो कलर का या तो व्हाइट कलर का, ठीक है। मतलब येलो और व्हाइट कलर के दोनों ही जो स्पॉट्स हैं ना वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्पॉट्स बहुत सारे होते हैं और उनमें से कुछ येलो कलर के होंगे और कुछ व्हाइट कलर के होंगे। अब मिराबलीज जलाल्पा में जो लीफ है वो 3 तरीके की पाई जाती है, या तो कंप्लीट ग्रीन, या तो वाइट कंप्लीट वाइट, या तो वेरिगेटेड कंडीशन। मतलब ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा और उस पर स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे और ये स्पॉट्स ग्रीन कलर के कुछ होंगे, ये स्पॉट्स कुछ येलो कलर के होंगे और कुछ वाइट कलर के होंगे। अब
कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के लीव्स पाए जाते हैं, कुछ में सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर के लीव्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरीगेटेड लीव्स प्रेजेंट है ब्रांचेस में। तो कॉरेंस ने ऑल पॉसिबल क्रॉस को कराया, जिसके थ्रू जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उनको ये देखने को मिला। तो ये क्या किए थे, देखिए क्रॉसिंग ये कराए थे और डिफरेंट कंडीशन रखे थे। पहले यहाँ पे जो है फीमेल को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है और इधर मेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो किस तरीके से ये क्रॉस किए थे और कैसे रिजल्ट मिला था, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो है फीमेल है और ये मेल है। तो ऐसी फीमेल जिनमें जो है अगर वाइट कलर की फीमेल को लिया जाए कि उसमें जो लीफ है वो वाइट है, तो और अगर उसकी क्रॉसिंग कराई जाए वाइट कलर के मेल से, लीफ के मेल से, तो उसमें जो कलर है वो देखने को मिला कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें वाइट कलर जो है वो देखने को मिला। अगर वाइट कलर की जो फीमेल लीफ है वो उसकी क्रॉसिंग ग्रीन कलर के मेल लीफ से कराई जाए तो भी वाइट कलर ही देखने को मिला। वाइट कलर का लीफ अगर वेरीगेटेड से कराया गया तो भी वाइट कलर का ही ऑफस्प्रिंग देखने को मिला। दूसरी केस में ग्रीन कलर की फीमेल थी लीफ और जो मेल था उसके पास वाइट कलर का लीफ जो कलर है वो था, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग था वो ग्रीन देखने को मिला। ग्रीन कलर की लीफ थी फिर से फीमेल की और उसे ग्रीन कलर के मेल से क्रॉसिंग जब कराई गई तो ऑफस्प्रिंग ग्रीन कलर के जनरेट हुए, लीव्स जो उनके थे वो। ग्रीन कलर का लीफ अगर वेरीगेटेड के साथ क्रॉसिंग कराई गई, ग्रीन फीमेल लीफ एंड मेल के जो हैं वो वेरीगेटेड लीफ, तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग था उसका लीफ ग्रीन कलर का था। और जब फीमेल वेरीगेटेड थी, ठीक है, तो उसमें जो है अगर वेरीगेटेड फीमेल लीफ को अगर वाइट कलर के मेल जो लीफ हैं उनसे जब क्रॉसिंग कराई गई तो तीनों कंडीशन देखने को मिली, वाइट भी, ग्रीन भी, वेरीगेटेड भी। जब वेरीगेटेड फीमेल को ग्रीन कलर के मेल से जो लीफ है उससे क्रॉसिंग कराई गई तब वाइट, ग्रीन और वेरीगेटेड तीनों कंडीशन देखने को मिले। जब वेरीगेटेड जो कंडीशन है फीमेल की उसको वेरीगेटेड कंडीशन मेल के जो लीफ है उससे कराई गई क्रॉसिंग तो वाइट, ग्रीन और वेरीगेटेड तीनों कंडीशन देखने को मिला। तो इसके थ्रू ये चीज बताए कि जो फ्लावर्स है वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, किस तरीके से अगर जो फ्लावर है वो होली ग्रीन ब्रांचेस में है तो वो प्रोड्यूस करेंगे नॉर्मल प्लांट्स को। फ्लावर अगर वेरीगेटेड ब्रांचेस हैं वो तो वो तीनों तरह के जो ऑफस्प्रिंग हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन, वाइट, वेरीगेटेड। और फ्लावर जो कि कहाँ से है, वाइट कलर के जो फीमेल है अगर उन्हें लिया जाए तो प्लांट्स जो हैं वो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होंगे, वो ऑफस्प्रिंग जो है वो वाइट कलर के लीफ को ही शो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। कॉरेंस किस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो किए थे ये इस चीज़ में बताई जा रही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कपा पार्टिकल इन पैरामीशियम। साइटोप्लाज्म के अंदर पैरामीशियम, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर पैरामीशियम को भी आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। तो पैरामीशियम में क्या होता है ना कि दो तरीके के स्टेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है किलर स्टेन और एक होता है सेंसिटिव स्टेन। किलर स्टेन को किलर बनाने के लिए या किलर रहने के लिए दो कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज ये कि उसके पास कपा पार्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए। कपा पार्टिकल क्या होते हैं, कपा पार्टिकल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी चीज ये कि इसके पास जो अलील्स प्रेजेंट हैं वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में रहे, मतलब कि या तो जो अलील्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में रहे और दोनों ही अलील डोमिनेंट कंडीशन में रहे, या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहे, मतलब एक जो डोमिनेंट है वो रहे और एक रेसेसिव एलील रहे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई नेसेसरी फॉर द किलर स्ट्रेन ऑफ पैरामीशियम। दूसरा जो स्ट्रेन है ना सेंसिटिव स्ट्रेन, उसमें क्या होता है, उसमें कपा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और उसमें जो एलील की कॉम्बिनेशन है वो होमोजाइगस रहती है और इसमें जो दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर कपा पार्टिकल्स की बात की जाए और इसमें किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं।
तो कपा पार्टिकल्स जो है वो पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ये शो करते हैं। सबसे पहले सोनबर्न 1943 में डिस्क्राइब किए थे कि इनहेरिटेंस जो है साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स का, जिन्हें कपा कहते हैं, इनका होता है न्यूक्लियर जीन्स के हेल्प से पैरामीशियम के अंदर, और ये पैरामीशियम दो तरीके का प्रेजेंट होता है, एक किलर होता है, दूसरा सेंसिटिव स्ट्रेन होता है। तो जो किलर स्ट्रेन है ना, इन्हें किलर स्ट्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है टॉक्सिक को रिलीज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पैरामीसिन कहते हैं। ठीक है, तो किलर स्ट्रेन पैरामीसिन नाम का टॉक्सिक सिक्रीट करता है, और ये जो है सेंसिटिव स्ट्रेन को किल करने की कैपेसिटी रखता है, उसे इफेक्ट डालने की कैपेसिटी रखता है। और वहीं दूसरी ओर जो सेंसिटिव स्ट्रेन है वो इस पैरामीसिन जो टॉक्सिन है उससे सिक्रीट नहीं करता है। तो जो किलर स्ट्रेन है वो टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज पैरामीसिन उसे सिक्रीट करता है, जो कि किल कर सकता है सेंसिटिव वन को। ठीक है, ये जो पैरामीशियम है किलर स्ट्रेन वाला, उसके पास लार्ज नंबर ऑफ कपा पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसके साइटोप्लाज्म में। ये जो प्रोडक्शन है कपा पार्टिकल का, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो भी किलर स्ट्रेन है उसके पास जो कंडीशन है वो डोमिनेंट एलील की रहनी चाहिए, मतलब कैपिटल के कंडीशन रहनी चाहिए। तो इसकी जो एलिलिक कम्बिनेशन है या तो कैपिटल के रहे या तो कैपिटल के स्मॉल के रहे। ठीक है, और जो सेंसिटिव स्ट्रेन है उसका जो एलियस की कम्बिनेशन है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन रहे, मतलब स्मॉल के। तो इसमें देखिए आप किस तरीके से कपा पार्टिकल्स का साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू जो इनहेरिटेंस है ये होता है। इसे आप पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। तो ये डायग्राम को बता रहा है, किस डायग्राम को? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम थ्रू द हेल्प ऑफ कपा पार्टिकल। तो एक जगह कंडीशन है, किलर स्ट्रेन है और सेंसिटिव स्ट्रेन है, इनके बीच में क्या हुआ? कंजुगेशन हुआ, और इस कंजुगेशन में ये कंजुगेशन बहुत कम समय का था, जिसके वजह से जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कपा पार्टिकल थे वो एक्सचेंज नहीं हुए, और फिर से जो है सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियर मटेरियल था वही एक्सचेंज हुआ। मतलब देखिए, अगर आप किलर स्ट्रेन को देखें तो इसमें तो कैपिटल के कंडीशन रहेगी ना, और जो सेंसिटिव स्ट्रेन है उसमें स्मॉल के कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो इसमें ये जो कंजुगेशन है बहुत कम समय का था, जिसके वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल था सिर्फ और सिर्फ वही एक्सचेंज हो पाया। साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट कपा पार्टिकल थे वो नहीं एक्सचेंज हो पाए, तो फिर से जो एक्स कॉन्जुगेंट थे वो फॉर्म हुए। तो ये किलर स्ट्रेन हो गया, ये सेंसिटिव स्ट्रेन हो गया। अब ये क्या हो गया कि जो किलर स्ट्रेन था जिसके पास कैपिटल के स्मॉल के कंडीशन है, और इसके पास भी कैपिटल के स्मॉल के कंडीशन हो गई। क्यों? क्योंकि अभी कंजुगेशन हुआ था। लेकिन ये किलर स्ट्रेन रहेगा क्योंकि इसके पास कपा पार्टिकल है, और ये सेंसिटिव ही स्ट्रेन रहेगा क्योंकि भले इसके पास एक कैपिटल के आ गया हो, लेकिन इसके पास अभी तक क्या है? कपा पार्टिकल तो नहीं प्रेजेंट है ना, और किलर स्ट्रेन के लिए दोनों कंडीशन होना ज़रूरी होता है। तो अब आगे जब ऑटोगैमी हुई तो किलर स्ट्रेन किलर और सेंसिटिव को बनाएगा, और ये सेंसिटिव और सेंसिटिव को ही बनाएगा। उसके बाद सेकंड केस है जहाँ पे किलर स्ट्रेन है, सेंसिटिव स्ट्रेन है। किलर स्ट्रेन के पास कैपिटल के और जो सेंसिटिव स्ट्रेन है उसके पास स्मॉल के कंडीशन होगी। यहाँ पे भी कंजुगेशन होगा इनके बीच में। कंजुगेशन यहाँ पे लंबे समय तक हुआ है, तो इस वजह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो एक्सचेंज हुए ही, साथ ही साथ में न्यूक्लियर कंटेंट तो एक्सचेंज हुए ही, साथ ही साथ में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट है वो भी एक्सचेंज हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो है ना कैपिटल के और स्मॉल के की कंडीशन है, यहाँ पे भी कैपिटल के
इस कैपिटल के स्मॉल के की कंडीशन प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है पहले से ही तो जो भी कपा पार्टिकल थे वो प्रेजेंट थे ही, यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया है, किलर स्टेन बन गया है, क्योंकि इसके पास कैपिटल के भी आ गया है और लॉन्ग कंजुगेशन हुआ है, इस वजह से साइटोप्लाज्म जो है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया है, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है इसके साइटोप्लाज्म में भी कपा पार्टिकल प्रेजेंट हो गए हैं, इस वजह से ये भी किलर और ये भी किलर स्टेन बन चुका है। अब इसकी जो ऑटोगैमी होगी तो इसके थ्रू ये जो है किलर सेंसिटिव को प्रोड्यूस करेगा और फिर ये किलर सेंसिटिव को प्रोड्यूस करेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द जीन एक्सप्रेशन। तो हम लोग पढ़े हैं अपने यूनिट्स में कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के जीन एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ड्रग्स एंड केमिकल का पहले ड्रग्स एंड केमिकल्स का पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये जीन एक्सप्रेशन पर अफेक्ट डालता है। तो अगर प्रेजेंस है किसी ड्रग या केमिकल का किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसके इन्वायरमेंट में, तो ये इन्फ्लुएंस करता है उसके जीन एक्सप्रेशन में, उस ऑर्गेनिज्म के जीन एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोफिस जो फिश है वो एक डायनामिक एग्जाम्पल होता है जो कि इस चीज़ को शो करता है कि जब अगर इसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उसके जो डेवलपमेंट है उस पर ये अफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल 1907 में एक रिसर्चर थे C.R. स्टॉकार्ट जो कि क्रिएट किए थे साइक्लोफिन फिश के एम्ब्रियो को। और ये कैसे किए थे कि ये क्या किए थे कि जो फर्टिलाइज्ड फ्रंजुलस हेट्रोक्लिटस एग है उसको 100 ml ऑफ सी वाटर में रखे थे और इसमें लगभग 6 ग्राम जो है मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिए थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो फिश है इसके जो हेट्रोक्लिटस एम्ब्रियो हैं इनमें 2 आईज होते थे, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए तो हाफ ऑफ द एग ऐसे उनको क्या किए, हाफ ऑफ द जो एग्स थे उनको मैग्नीशियम क्लोराइड मिक्सचर में रख दिए और ये क्या किए कि ये जो एम्ब्रियो है ये ऐसे फिश को जनरेट किए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 आई एम्ब्रियो ही कंडीशन देखने को मिली। तो ये इसके इन्वायरमेंट की वजह से उस मैग्नीशियम क्लोराइड के वजह से ये चीज़ हुई और ये एक्सपेरिमेंट से बताए कि किस तरीके से प्रेजेंस ऑफ द ड्रग या फिर कोई केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल या भी कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस ये डाल सकता है इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के ऊपर, उसके जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, अगर वो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ से सेंसिटिव है तो। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद एग्जाम्पल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर और जो लाइट है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस डालते हैं जीन एक्सप्रेशन में। बहुत सारे सर्टेन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर या सर्टेन ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर टेम्परेचर या लाइट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि उनके जीन एक्सप्रेशन के ऊपर अफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन जो रैबिट्स हैं उनके पास सी जीन्स प्रेजेंट होते हैं और हिमालयन रैबिट की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे रैबिट्स होते हैं जो कि कोल्ड कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, हिमालय का जो कंडीशन है वो तो कोल्ड कंडीशन ही होता है ना। तो ये रैबिट्स के पास जो स्किन इनका होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इनके पास फर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो रैबिट्स जो है हिमालयन रैबिट्स उनके पास सी जीन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है फर स्किन के पिगमेंट्स के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द फर स्किन के लिए, आइज़ के लिए। और इनका जो एक्सप्रेशन है वो टेम्परेचर द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सी जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मतलब अगर ये
जो सी जीन है, अगर ये ऐसे टेम्परेचर में रहा जहाँ पे जो 35 डिग्री सेल्सियस है उससे ज़्यादा कंडीशन रही, ठीक है, उससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर रहा, तो ये इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। तो ये जो भी पिगमेंटेशन है या जो फर डेवलपमेंट है उसको नहीं करता है। तो अगर मैक्सिमली ये जो सर्वाइव कर पाता है या एक्टिव फॉर्म में रहता है 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं रखा गया तो ये जो है ये रैबिट को जो है ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का, ये रैबिट्स में एक डिस्टिंक्ट स्पॉट कलरिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो अगर मान लीजिए ये रैबिट्स ट्रॉपिकल रीजन्स में आ गए तो उसका मतलब ये होगा कि इनके जो सी जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इनएक्टिव कंडीशन में हो जाएंगे। तो फिर उनमें जो पिगमेंटेशन स्पेसिफिक है या फिर जो भी फर डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है या जो नेक्स्ट फैक्टर है वो हो गया लाइट। तो लाइट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो लाइट जो है जीन एक्सप्रेशन पर इन्फ्लुएंस डालता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उनके डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ में जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल 1917 में एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम थॉमस हंट मॉर्गन था, मतलब TH मॉर्गन। उन्होंने क्या किया था कि वेनेसा यूटिका को जो है वेनेसा को इनके जो थे कैटरपिलर, उनको रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट में रख दिया था कुछ कैटरपिलर्स को, और कुछ कैटरपिलर्स को एकदम डार्क में रखा था, ठीक है। तो अब ये जो कैटरपिलर थे बटरफ्लाई में डेवलप हुए और इनके जो विंग्स थे ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक जो डिफरेंसेस हैं उसको शो किए। फॉर एग्जांपल ऐसे कैटरपिलर जो कि रेड लाइट में रखे गए थे, कुछ कैटरपिलर को इन्होंने रेड लाइट में, कुछ को ग्रीन, कुछ को ब्लू और कुछ को डार्क लाइट में रखा था। तो जो कुछ कैटरपिलर जो कि रेड लाइट में रखे गए थे तो उनका जो विंग्स था वो कलर्ड विंग्स था। जो कैटरपिलर जो कि ग्रीन लाइट में रखे गए थे उनका जो विंग्स था वो डस्की विंग्स था, और जो ब्लू लाइट और डार्क लाइट या जो ऐसे कैटरपिलर जिनको ब्लू लाइट में रखा गया था या फिर डार्कनेस में रखा गया था, ठीक है, वो जो कैटरपिलर थे वो पेलर कलर विंग्स को जनरेट किए थे, उनमें जो विंग्स था वो पेलर कलर का था। तो इस चीज़ से वो ये बताए थे TH मॉर्गन कि फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई में ये जो बटरफ्लाई था वेनेसा यूट्रिका, इसमें की जो लाइट है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर की तरह एक्ट किया है और जीन एक्सप्रेशन पर अफेक्ट डाला है। आखिर जो कैटरपिलर था वो तो एक ही स्पेसीज ऑफ द बटरफ्लाई का था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइट के डिफरेंट कंडीशन में रखने की वजह से उनका जो विंग का जो कलर था वो डिफरेंट टाइप का हुआ। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कर लीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन ह्यूमन कार्योटाइप। कार्योटाइप क्या होता है? तो जो स्टडी है होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स की उसे कार्योलॉजी कहते हैं, और ये जो क्रोमोसोम जो कि डिपेक्टेड होते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इसे कार्योग्राम या आइडियोग्राम कहा जाता है। अगर ह्यूमन कार्योटाइप की बात की जाए तो कार्योटाइपिंग मतलब ये होता है कि जो एनालिसिस है क्रोमोसोम्स का वो किस तरीके से होता है। तो जो क्रोमोसोम प्रिपरेशन है कार्योटाइप की वो इस चीज़ को ज़्यादातर जो है इसलिए की जाती है कार्योटाइपिंग, ताकि ये चीज़ देखा जा सके कि जो क्रोमोसोम्स है उस इंडिविजुअल का, उस ह्यूमन का, वो सही है या नहीं। तो कैसे, आखिर क्या स्टेप्स होते हैं कार्योटाइप के? स्टेप्स क्या हैं कार्योटाइपिंग के? तो सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल है जिसका कार्योटाइप बनाना है, जिसके कार्योटाइप को देखना है, तो उससे जो है 10 से लेके 20 मिलीलीटर जो ब्लड है उसे निकाला जाता है, उसको डाला जाता है ब्लड को, और उसमें जो है फाइटो हेमोग्लूटिन जो है वो डाला जाता है ताकि माइटोसिस जो है वो आ सके, माइटोसिस जो है वो हो सके।
और उसके बाद इसे इनक्यूबेट कर दिया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पर 2 से लेकर 3 दिन तक। लेकिन जब माइटोसिस स्टार्ट होती है और ये जब जो है मेटाफेज पे पहुंचती है तो इसको जो है कॉल्सेमिड कल्चर में डाला जाता है, ताकि माइटोसिस जो है ये जो अभी कल्चर था इसमें कॉल्सेमिड डाल दिया जाता है, ताकि जो माइटोसिस हो रही है वो मेटाफेज पे ही रुक जाए। जब मेटाफेज पर रुक जाती है वो जो सेल्स हैं, तब इन सेल्स को ट्यूब्स में डाल दिया जाता है। इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है लो साल्ट सॉल्यूशन पर, और लो साल्ट सोल्यूशन पर, और एलिमिनेट किया जाता है ब्लड सेल और सेल लिम्फोसाइट को। फिर ट्रांसफ़र किया जाता है फिक्सेटिव में, ताकि फिक्स हो सके ये। और फिर इनके जो सेल्स हैं उनको माइक्रोस्कोप जो स्लाइड है उसके अंदर देखा जाता है। माइक्रोस्कोप में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये विजुअल होते हैं, और फिर मतलब स्टेन किया जाता है सबसे पहले तो इस स्लाइड को, और फिर जो माइक्रोस्कोप है उसमें देखा जाता है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनका जो फोटो है वो अच्छे से इजीली जो है उसका पिक्चर विजुअलाइज किया जाता है। फिर इन क्रोमोसोम्स का क्या लिया जाता है, इमेज लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, और इन फोटो को अरेंज किया जाता है, और इससे जो है कार्योटाइप बन जाता है। कार्योटाइप में अगर अरेंजमेंट की हम लोग बात करें तो पहले जो है ऑटोसोम्स अरेंज किए जाते हैं। ह्यूमन कार्योटाइप की बात हो रही है, तो जो 22 पेयर हैं पहले वो अरेंज हो जाएंगे, 1 से लेकर 22 पेयर्स जो हैं वो, और लास्ट में जो है एलोसोमल क्रोमोसोम 1 पेयर वो रिप्रेजेंटेड रहेगा। तो जो भी इंडिविजुअल रहेगा, अगर मेल है तो XX क्रोमोसोम वहाँ पे रहेगा, अरे मेल है तो अगर तो उसमें XY क्रोमोसोम रहेगा, और फीमेल है तो XX क्रोमोसोम। तो मेल अगर रहा तो इस जो एलोसोमल क्रोमोसोम है, तो अगर मेल है तो XY क्रोमोसोम, और फीमेल है तो XX क्रोमोसोम होगा। तो इसका जो ओवरऑल पर्पस है ना कार्योटाइप का, ये यही चीज़ देखना होता है कि जो भी अगर क्रोमोसोम्स हैं उसमें किसी तरह का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसे आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या ऑब्टेन की जा सकती है कार्योटाइप से, तो नंबर पता लग सकता है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, सेक्स पता चल सकता है कि वो इंडिविजुअल क्या है, मेल है या फीमेल, प्रेजेंस या एब्सेंस और पता लगाया जा सकता है इंडिविजुअल के क्रोमोसोम की, कि सब चीज़ें क्रोमोसोम सही से प्रेजेंट हैं या तो कोई एक्स्ट्रा तो नहीं प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो या फिर नेचर और एक्सटेंट जो है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी की वो देखी जा सकती है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है कार्योटाइप से मिल सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कार्योटाइप का ये एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, ट्राइजोमी की वजह से होती है। तो जो 21वां क्रोमोसोम है, देखिए 1 से लेके 22 पेयर, ये तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गए, उसमें फिर थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, और फिर जो है एलोसोमल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड रहते हैं। ये या तो XX हो सकते हैं या तो XY होगा। अगर XX है उस कार्योटाइप में तो मतलब वो इंडिविजुअल फीमेल है, अगर XY है तो मतलब वो इंडिविजुअल मेल है। ठीक है। अब ये जो कार्योटाइप है इसके 21 क्रोमोसोम पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, 2 ही क्रोमोसोम होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है यहाँ पे 21वें पेयर पर प्रेजेंट है, मतलब ये ट्राइजोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्राइजोमी जब होता है तो वो इंडिविजुअल किस चीज़ से सफ़र करता है, डाउन सिंड्रोम से सफ़र करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो भी अगर एबनॉर्मलिटी है, कोई सिंड्रोम है, न्यूमेरिकल या फिर स्ट्रक्चरल एब्रिविएशन है, कोई भी दिक्कत है क्रोमोसोम से रिलेटेड, अगर उसके स्ट्रक्चर या नंबर में, तो कार्योटाइप से पता लगाया जा सकता है। ये स्लाइड वहाँ पे था, इसी वजह से वो जो है टेक्निकल एरर था, उसमें टाइपिंग एरर था, जिसकी वजह से ये स्लाइड वहाँ पे थी, इस वजह से उसको हम कट कर दिए थे। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आज जो है इस लेक्चर के अंदर हम लोग
जो भी क्वेश्चन थे इस यूनिट से पूछे जाने वाले, इस यूनिट से जो है जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है वो हम लोग प्रयास किए कि जो उन्हें डिस्कस किया जा सके, क्योंकि यूनिट जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इस जो वीडियो है इसके अंदर 2 यूनिट्स के जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो संभव तो नहीं है कि हर क्वेश्चन डिस्कस किया जा सके, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस इस यूनिट से बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं और जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगे तो वो सारे जो है हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम हम ये प्रयास किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन दोनों यूनिट से बन सके, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।